हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, इफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी अगर है, देन इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट ए टू बी हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स प्लस सी विद इन द लिमिट ए टू बी। राइट बच्चे, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो लिमिट यूज की है इसको हम कैसे रखने वाले हैं। ये तो इंटीग्रेट हो गया है, राइट, किस लिमिट के बीच में, ए से बी के बीच में। तो पहले मैं रखूंगा अपर लिमिट, मतलब x इज इक्वल टू बी रखूंगा प्लस सी माइनस, फिर रखूंगा बेटा लोअर लिमिट, x की जगह a रखूंगा, तो एफ ऑफ ए प्लस सी। ठीक, तो यहां से मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि बेटा ये प्लस सी और ये माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमको मिला इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट ए टू बी इज एफ बी माइनस एफ ए। राइट, तो ये तो रहा पॉइंट नंबर 1 कि भाई हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को बिटवीन द गिवन लिमिट्स इस तरीके से लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, डेफिनेट इंटीग्रेशन in a comma b open for fx is only possible if fx is continuous for all x belongs to a comma b open। ठीक है बेटा, ये मैंने क्या बोला है इस पॉइंट के अंदर कि भाई फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन तभी पॉसिबल है फॉर द गिवन इंटरवल, जैसे यहाँ पे इंटरवल ए कॉमा बी गिवन है ओपन में, इफ दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन दैट इंटरवल फॉर ऑल एक्स। जैसे यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, मैंने बोला टेन एक्स इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट 0 to पाई, तो मैं कहूंगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। why it is not possible? As 10x is discontinuous at x is equal to pi by 2, और pi by 2 किस इंटरवल के बीच में आता है बेटा, 0 से पाई के बीच में आता है। ठीक है, pi by 2। तो सर ये फिर कभी पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएंगे हम इसको। कर पाएंगे अगर हम tan x dx विद इन द लिमिट 0 to पाई को इस तरीके से लिख लें, 0 to पाई by 2 tan x dx प्लस पाई by 2 to पाई tan x dx। ठीक है, आगे चल के बेटा हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर हमको एक इंटरवल दिया गया है, राइट, और उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करनी है, और हम जानते हैं कि इस इंटरवल में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन, ये इंटीग्रेंड जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, तो हम उस इंटरवल को स्प्लिट कर देंगे उन एक्स पर जहां जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ पे देखिए 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जहां पर 10x डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, तो मैंने x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर इंटरवल को स्प्लिट कर दिया, राइट। ओके, चलिए, तो ये वैसे पाई बाई 2 का मतलब है ये पाई बाई 2 माइनस है और ये पाई बाई 2 प्लस है, राइट। एग्जैक्टली पाई बाई 2 पर तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है,
तो 0 से π/2 है ना, तो बात ओपन इंटरवल के लिए हुई थी बेटा, ठीक है, तो ओपन में ही ये दिखेगा हमको। चलिए ना पॉइंट नंबर 3 पर आते बेटा। पॉइंट नंबर 3 इज इफ इंटीग्रैंड is discontinuous at x is equal to x1, then it does not mean that integral is also discontinuous at x is equal to x1। ठीक है बच्चे, अगर इंटीग्रेंड डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू x1 पर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि होल इंटीग्रल भी डिसकंटिन्यूअस होने वाला है उस पॉइंट पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा इंटीग्रल e टू द पावर ln x plus ln 2 dx, right, within the limit -2 to 3, right, -2 to 3 e to the power ln x plus ln 2 dx, right। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लिख सकते हैं e टू द पावर ln 2x dx विद इन द लिमिट -2 to 3, राइट। मैं देख रहा हूं बेटा यहां पर कि x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस है ये एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 ln 2x डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है, राइट। तो मतलब कहने का ये है कि होल इंटीग्रेंड भी डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से, इंटीग्रल 2x dx। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, तो दिस इज 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c इन द लिमिट -2 to 3। तो देखिए बेटा ये तो कॉन्टिन्यूस है हर जगह, यहाँ पे इंटीग्रल जो आ गया वो x स्क्वायर प्लस c आ गया, तो मैं कहूंगा दिस इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ओके, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। नाउ बेटा पॉइंट नंबर 4 इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी आई, डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या है बेटा ज्योमेट्रिकल मीनिंग? इंटीग्रल a to b fx dx is algebraic sum of areas bounded between y is equal to fx, x is equal to a and x is equal to b, राइट बच्चे। जैसे मान लीजिए y is equal to fx, ये कोई कर्व है, y is equal to fx ये कोई कर्व है, x is equal to a ये कोई ऑर्डिनेट है और x इज इक्वल टू b ये कोई ऑर्डिनेट है, राइट। तो इनके बीच में जो एरियाज आ रहे हैं, के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है बेटा, उनका एल्जेब्राइक सम, ठीक है। एल्जेब्राइक सम के से मतलब ये है कि हमें साइन को कंसीडर करना होगा, ठीक है। एरिया के जो साइन है ना उनको कंसीडर करना होगा। सपोज करो दिस इज a1, दिस इज a2 एंड दिस इज a3, राइट। तो मुझे यहाँ पर जो लिखूंगा मैं इंटीग्रल fx dx for x is equal to a to x is equal to b is a1 minus a2 प्लस a3, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये बात हो गई ज्योमेट्रिकल मीनिंग पर, आगे चलते हैं। तो बेटा पॉइंट नंबर 5 आ जाता है इसी से रिलेटेड, इफ
इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू 0, अगर ये इंटीग्रल 0 हुआ तो इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब निकलता है आइदर इज इक्वल टू बी होगा, है ना। अगर लिमिट सेम हो जाए बेटा तब भी वैल्यू जो आएगी वो निकल के 0 ही आएगी। या फिर बेटा पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया, ऐसा होगा, है ना। मतलब कि ये अगर x इज इक्वल टू ए और ये x इज इक्वल टू बी, तो ये एरिया पॉजिटिव लग रहा है मेरे को A1 और ये एरिया नेगेटिव है ये A2, ठीक है। तब जो इनका सम आएगा वो 0 देगा, राइट। तो इसका क्या मतलब है ना। मतलब इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 होने का मतलब यही है। इससे क्या बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि इफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो क्योंकि बेटा इस पॉइंट पर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व था, इस पॉइंट पर एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, है ना। इस पॉइंट पर मतलब इस x पर एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी 0 आएगी, और ये x a से b के बीच में लाई करता है। इसका मतलब इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर 0 है, इसका मतलब देयर एक्सिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 between x is equal to a and x is equal to b, ठीक है। कम से कम एक रूट तो हमें मिल ही जाएगा x इक्वल टू a x इक्वल टू b के बीच में, जिसके चलते fx जो है वो 0 हो रहा है, राइट। चलिए ठीक है बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to 1 e to the power x square x minus alpha dx is equal to 0, देन 4 ऑप्शन गिवन है। देखिए बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 है, तो क्या बोला अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 है, या तो a इज इक्वल टू b होगा या फिर पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया होगा, ठीक है। पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया का मतलब है कि वहां पर कर्व जो है एटलीस्ट एक बार जो है एक्स एक्सिस कट करेगा ही करेगा, है ना। तभी तो पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया होगा। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ a और b तो बराबर नहीं है यार, 0 और 1 तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि इसका मतलब ये होगा, मतलब 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर x माइनस एल्फा dx इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये हुआ। इसका मतलब बेटा इंटीग्रेंड को ही 0 होना पड़ेगा, e की पावर x स्क्वायर x माइनस एल्फा को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। उसमें e की पावर x स्क्वायर तो हाथ खड़े कर देगा कि भाई नहीं, मैं कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हूँ, राइट। तो फिर किसको 0 होना होगा, x माइनस एल्फा को 0 होना होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू एल्फा। बेटा ये रूट आ गया x इज इक्वल टू एल्फा, हमें ये वो रूट मिला है जो किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यही तो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर ये 0 है इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, बिटवीन x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे अल्फा का जो इंटरवल आ गया वो क्या आ गया, 0 से 1 के बीच में। अल्फा 0 से 1 के बीच में, मतलब थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। चलिए बेटा तो क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज if 2a plus 3b plus 6a is equal to 0 then prove that fx is equal to ax square plus bx plus c must have at least one root in 0, 1। थोड़ा शांति से समझिए इस चीज को कि बोल रहे हैं कि fx का कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में जरूर होना चाहिए, ठीक है, fx का, ठीक है। तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी देखी है जिसमें बोला है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर 0 है, या तो ए इक्वल टू बी के इक्वल है, या फिर एफ एक्स का कम से कम एक रूट ए से बी के बीच में आएगा। तो बेटा ये जो दूसरी बात मैंने बोली है कि एफ एक्स का कम से कम एक रूट ए से बी के बीच में आएगा,
क्या ये इसकी को मैच कर रहा है कि एफ एक्स का कम से कम एक रूट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स देख लिया 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अगर ये इंटीग्रल 0 हो गया, ये मैंने प्रूव कर दिया कि भैया इंटीग्रल 0 है, तो मैं ये स्टेटमेंट प्रूव कर दूंगा जो क्वेश्चन में लिखी हुई। राइट, इतनी बात क्लियर है। तो बेटा जी 0 से 1 एफ एक्स क्या गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना, 0 से 1 के बीच में। वैसे इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लिखने की जरूरत नहीं होती है, एट दी एंड ये कैंसिल तो होना ही होता है, फिर भी चलो यहाँ पे लिख लिया मैंने। चलिए बेटा, तो मैं अब लिमिट पुट कर देता हूँ। तो ये a बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी प्लस डी माइनस 0 माइनस 0 माइनस 0 माइनस डी। राइट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो एलसीएम लेने पर नीचे 6 आ गया, ऊपर 2a प्लस 3b प्लस 6। अब यार ये तो गिवन है मुझे 0, तो ये तो हो गया 0, तो 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो बेटा देख रहे हैं आप कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट 0 to 1 0 आ चुका है। इसका मतलब मैं यही तो बोलूंगा भाई ए और बी इक्वल होने के चांस ही नहीं है, यहाँ पे 0 और 1 है, तो मैं यही बोलूंगा कि इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मस्ट हैव at least one root in 0,1 ओपन, है ना। और ये स्टेटमेंट मुझे प्रूव करनी थी, हैंस। राइट, चल अब आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 इज इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0, ठीक है, देन इंटीग्रल a to b fx dx is also greater than equal to और लेस देन 0। ठीक है, जैसे बेटा मैंने एक y इज इक्वल टू एफ एक्स कुछ ये लिया, ठीक है, अब मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स ये लिया, x इज इक्वल टू a ये लिया और x इज इक्वल टू b। y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स पॉजिटिव है, देन उसके बीच में और x इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में जो एरिया कवर होगा वो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वो मुझे दिख भी रहा है यहाँ पर, देखिए ये जो एरिया कवर हो रहा है ये तो पॉजिटिव। ठीक है, अगर बात इक्वल टू की करें एफ एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है बेटा एक्स, ये मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 0 मैंने इतने बीच में लिया, ठीक है, ये एफ एक्स इक्वल टू 0, तो कल को मैं एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में इसका एरिया देखूंगा, तो वो एरिया भी तो 0 ही आएगा। आ रही है बात समझ में, क्योंकि वो एक्स एक्सिस तो बन रहा है। और थर्ड की बात करें, अगर बेटा मैं एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस लेता हूँ, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर मैंने बिलो एक्स एक्सिस लिया तो ये तो नेगेटिव दिख रहा है मुझे, राइट। तो अगर ये नेगेटिव दिख रहा है तो x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी जो ऑर्डिनेट है उनके बीच का एरिया एफ एक्स के साथ मुझे नेगेटिव ही दिखेगा, है ना। तो यही उस पॉइंट में बोला गया है, ठीक है, कि अगर x इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लेस देन 0 है, तो अकॉर्डिंगली जो इंटीग्रल आएगा वो भी ग्रेटर इक्वल या फिर लेस देन 0 ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। तो बेटा पॉइंट नंबर 7 इज इफ एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स
for all x belongs to a comma b open, then integral a to b fx dx greater than or equal to integral a to b gx dx. ओके, इसका प्रूफ भी मैं देख सकता हूं थ्रू ग्राफ। जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये देखा मैंने, और ये y इज इक्वल टू जी एक्स देखा, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन जी एक्स है, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन देखता हूं इन दोनों फंक्शन को लेकर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स इज इक्वल टू बी के बीच में, तो हमें पता है ये हमको जो एरिया मिल रहा है A1 और ये जो हमको एरिया मिल रहा है A2, A1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और A2 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए टू बी जी एक्स डी एक्स, राइट। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि फ्रॉम ग्राफ मैं लिख सकता हूँ, फ्रॉम ग्राफ इट इज सीन दैट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स is greater than or equal to integral a dx, राइट बच्चे, ठीक है। चलिए आगे चलो। तो बेटा पॉइंट नंबर 8 इज इंटीग्रल a to b fx dx is less than or equal to mod of integral a to b fx dx and it is less than or equal to integral a to b mod of fx dx, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे मैंने x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच में इसको लेकर बात कर रहा हूँ, राइट। तो सपोज करो दिस इज हाफ, है ना, एंड दिस इज -2। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या निकल कर आया, हाफ -2 विच इज -3/2, राइट। अब अगर मैं बात करूं इसको लेकर, है ना, ये तो हुआ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब अगर मैं बात करूं मॉड ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस पर मॉड लगा दूं तो बेटा ये कितना निकल के आएगा, 3/2, राइट। बट अगर मैं थर्ड को लेकर बात करूं तो बेटा मैंने जो मॉड यूज किया है वो एफ एक्स पे किया है, मतलब बेटा ये चीज ऐसे जा रही थी और उसके बाद ये इसका रिफ्लेक्शन कुछ ये मुझे इस तरीके से दिखा, राइट। तो दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये एरिया टोटल, अब ये मुझे मिल रहा था हाफ और ये मिल रहा था -2, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। तो यहाँ पर ए टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स का मॉड, ए टू बी इंटीग्रल मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स मेरे को क्या दे गया, 2 + हाफ विच इज 5/2, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो गया, नहीं हो गया। चलिए आगे चलते। नाउ बेटा पॉइंट नंबर 9 इज इंटीग्रल ए टू बी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स is fx within the limit a to b, right, which is fb minus f. Okay, provided fx must be continuous for all x belongs to a comma b open, ठीक है। ये बात देखो यहाँ पे तो समझ आ रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स ही होगा, ठीक है बेटा।
अगर किसी को प्रूफ देखना है तो प्रूफ तो कितना सिंपल है यार, 2 लाइन में प्रूफ हो जाना है इसका। ए टू बी डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स की आप बात कर रहे हैं, राइट। तो फील ले सकते हैं, जैसे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, इंटीग्रल ए टू बी डी ऑफ एफ एक्स। यार इसको इंटीग्रेट ही तो करना है, तो वो क्या आएगा, एफ एक्स आएगा विद इन द लिमिट ए टू बी, है ना। वो क्या बनेगा, एफ बी माइनस एफ ए। चलो ये तो ऐसे ही था, प्रूफ था छोटा मोटा। चलिए, तो क्या इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर एफ एक्स का कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है विद इन दिस इंटरवल ए टू बी, राइट। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया इस पर बेस्ड, जैसे बेटा मैंने लिखा इंटीग्रल डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स डी एक्स विद इन द लिमिट -1 to 1, ठीक है। अब मैं जल्दी में कर दूं इसको कॉट इनवर्स, ये तो 1 बाई एक्स ही आना है भाई। डेरिवेटिव इंटीग्रल हमें किसका देखना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का देखना है, तो वो तो एफ एक्स ही मिलेगा विद इन द लिमिट -1 to 1, ठीक है। ऊपर लिखा मैंने, अपर लिमिट पुट की तो ये देखा कॉट इनवर्स 1, और लोअर लिमिट पुट की तो ये मिलेगा कॉट इनवर्स माइनस, ठीक है बेटा। तो कॉट इनवर्स 1 इज π/4 माइनस कॉट इनवर्स -1 इज 3π/4, तो 3π/4, तो π/4 माइनस 3π/4 माइनस π/2। और मैं कहूंगा कि ये तो हो गया पूरा का पूरा गलत। क्यों गलत हो गया, अरे भाई इसलिए गलत हो गया कि a से b के बीच में, -1 से 1 के बीच में एक जीरो भी आता है ना, x इज इक्वल टू 0 भी आता है, और जहां पर ये कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। आ रही बात समझ में, बिकॉज at x is equal to 0 cot inverse 1 by x is not defined। और यही तो बोला गया था, यही तो प्रिकॉशन लेना था हमें, है ना। यही तो बोला गया था बेटा उसमें कि x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच में फंक्शन देख लेना, वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो फिर सर फिर क्या, हमें -1 to 1 डी डी एक्स कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स डी एक्स को लिखना होगा बेटा -1 से 0 डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स डी एक्स। इस तरीके से लिखना होगा, राइट। ये 0 माइनस है और ये 0 प्लस, ओके। आई बात समझ में। तो यहाँ पर बेटा अब देखो, इसके बीच में पूरा कॉन्टिन्यूस है हर जगह, तो मैं इसको खाली लिख दूंगा कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स विद इन द लिमिट -1 to 0 प्लस ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स विद इन द लिमिट 0 to 1, ठीक है। तो अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो कॉट, क्योंकि ये 0 माइनस है और ये 0 प्लस है, तो 1/0 माइनस इज माइनस इन्फिनिटी, तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी माइनस कॉट इनवर्स -1, ठीक है बच्चे, प्लस कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉट इनवर्स इन्फिनिटी, ठीक है। तो बेटा कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पाई देता है, माइनस कॉट इनवर्स -1 3π/4 प्लस कॉट इनवर्स 1 इज π/4 एंड कॉट इनवर्स इन्फिनिटी इज c, तो ये माइनस का c। तो बेटा -3π/4 प्लस π/4 -π/2, पाई माइनस π/2 इज पाई माइनस π/2 इज π/2। तो बेटा π/2 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। π/2 इज करेक्ट आंसर, तो ये करेक्ट मेथड था, करेक्ट वे, ओके। तो बेटा यहाँ पर भी देखिए मैंने ना इसको लिमिट को स्प्लिट किया है -1 से 1, तो ये मैंने पॉइंट ऐड करना चाहता तो कर देता कि a to b f x dx फॉर्म में लिख सकता हूँ a to c f x dx प्लस c to b f x dx,
बट ये एज अ प्रॉपर्टी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि हम लिमिट को स्प्लिट कर देते हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है या फंक्शन यहाँ डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।